हेलो एवरीवन। दोस्तों, झारखंड हाई कोर्ट यानी कि झारखंड सिविल कोर्ट में जो भर्ती होने वाली है असिस्टेंट और क्लर्क का, जिसके लिए हम लोग जो प्रैक्टिस सेट डेली जो है, जिसमें 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का संकलन हम लोग देख रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम सेट 3 लेकर आए हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। और उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी और आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रश्न आज का जो संकलन हमारा है, ये ना सिर्फ जो है झारखंड हाई कोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि जितने भी एग्जामिनेशन है जिसमें जनरल जीके का जो पोर्शन होता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी। आपके ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, बरेली या मेरठ। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 4 जो है 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो मेरठ से हुई थी। कब हुई थी, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, उस फैक्ट के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसको भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। और इसी 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई थी। और इस पे जो है मंगल पांडे की भूमिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण थी। साथ ही साथ 1857 की जो क्रांति हुई थी 10 मई को, उसके बाद अलग अलग जगहों पे जो है अलग अलग आंदोलन हुए, जहाँ पे अलग अलग लोगों ने बढ़ चढ़ कर किया था। जैसे कि कानपुर जो है, कानपुर में नाना साहब ने नेतृत्व संभाला था, ये 1857 की क्रांति में। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, फैजाबाद में मौलवी अब्दुल्ला, बरेली में खान बहादुर खान, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह, इन सभी ने जो है अपना जो है मोर्चा संभाला था। तो ये पूछा जाता है कि कानपुर में 1857 की क्रांति जो हुई थी, उसमें कानपुर में जो है किसने मोर्चा संभाला था, किसके नेतृत्व में वहां पे लड़ाई हुई थी। तो वो नाना साहेब। इसी तरह से झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। इस तरह से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के वर्तमान में जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन है। अभी वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है। ऑप्शन है BVR सुब्रमण्यम, सुमन बेरी, श्री नरेंद्र मोदी या अमिताभ कांत। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो है BVR सुब्रमण्यम। ये जो है अभी नीति आयोग के जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, यानी कि सीईओ हैं। नीति आयोग जो है, जो कि योजना आयोग के स्थान पे इसे लाया गया था। कब? तो 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग को लाया गया था। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं, वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला जो प्रश्न है कि भारत के पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है। भारत के पुनर्जागरण का जो जनक है उसे किसे कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद, लाला लाजपत राय, कस्तूरबा गांधी या राजा राम मोहन राय। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में भी देख लेते हैं कि राजा राम मोहन राय जो थे, ये महान समाज सुधारक थे, विद्वान थे, लेखक भी थे। और इन्होंने जो है सती प्रथा का उन्मूलन भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर किया था। यानी कि जो सती प्रथा का उन्मूलन जो हुआ था 1829 में, उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही किया था, क्योंकि उस समय जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे। और इसके साथ ही 1829 में बंगाल सती विनियमन अधिनियम जो है पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि पीटी उषा का जो उपनाम क्या है। प्योली एक्सप्रेस, उड़न परी, इंडियन एक्सप्रेस या ऑप्शन 1 और 2 दोनों। तो पीटी जो उषा है, इनका उपनाम जो है प्योली है, यानी कि इसको प्योली एक्सप्रेस या उड़न परी दोनों के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि चौसा की लड़ाई और कन्नौज की लड़ाई में किस शासक ने मुगलों को हराया था। ऑप्शन है शेरशाह सूरी, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी महाराज या राणा सांगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, शेरशाह सूरी। जो चौसा की लड़ाई हुई थी 1539 में और कन्नौज की लड़ाई हुई थी 1540 में, इन दोनों लड़ाई में शेरशाह सूरी जो थे, इन्होंने जो है हुमायूं को हरा दिया था। तो यही है कहानी इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम देखेंगे
कि जो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, इसी युद्ध को जो है जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने शेरशाह की उपाधि धारण किया था। और कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में, जो कि हमने आपको बताया, ये शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। शेरशाह सूरी का जो जन्म हुआ था वो बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में हुआ था। और इसके बाद जो है शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना किया था, जो कि 1540 में। साथ ही साथ उन्होंने डाक व्यवस्था को ही जो पुनः विकसित कर संगठित किया था। ग्रांड ट्रंक रोड की जो निर्माण है काबुल से लेकर बांग्लादेश के चटगांव तक, इसका भी निर्माण जो है शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो है किसने किया था, तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि जंगल की आग, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, किस वृक्ष को कहा जाता है? कौन सा पेड़ है जिसे जंगल की आग भी कहा जाता है? ऑप्शन है इमली, खेर, पलास या भोजपत्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, हमारे झारखंड में जो सबसे ज्यादा जो है अभी गर्मी के दिनों में जो हमारे जो अलग अलग फूलों से दिखता है रेड कलर का, वही है पलास का जो पेड़ है, वृक्ष है, इसे ही जंगल की आग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो समुद्री तट है उसे क्या कहा जाता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो समुद्री तट है उसे क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट या कन्नड़ तट। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 जो है कोरोमंडल तट। इसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो समुद्र के पूर्वी और भाग है, दक्षिण भारत का जो पूर्वी तट है उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और जो पश्चिमी तट है, जो केरल वाले तट हैं, उसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। इसे आप जरूर ध्यान में रखें। साथ ही साथ केरल से ऊपर जब हम जाते हैं गोवा की साइड, महाराष्ट्र की साइड, तो इसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है 46वां संविधान संशोधन, 88वां, 42वां या 69th संविधान संशोधन। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? लघु संविधान के नाम से कौन सा संशोधन को कहा जाता है? तो ये 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। इसके द्वारा जो है 2-3 अमेंडमेंट हुए थे, जिसकी वजह से इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की जो पुरातात्विक खुदाई है किसके द्वारा की गई थी? सर जॉन मार्शल, D.R. साहनी, R.D. बनर्जी या S.R. राव। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता के जो पुरातात्विक खुदाई जो है वो सर जॉन मार्शल के द्वारा आने की किया गया था। क्यों इसका आपको हम इम्पोर्टेंट फैक्ट में बता रहे हैं कि ये जो है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। और 1921 में सबसे पहले जो है दयाराम साहनी ने हड़प्पा जो है, जो कि अभी पंजाब पाकिस्तान प्रांत में है, में इसका सबसे पहले जो है उन्होंने अवशेष खोजा था। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी 1921 में। और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो, जो कि सिंध पाकिस्तान में है, वहां उनकी खोज की थी 1922 में। लेकिन सर जॉन मार्शल, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे उस टाइम पे, तो उन्होंने ही 1924 में जो आधिकारिक रूप से हड़प्पा सभ्यता की खोज की जो है घोषणा किया था। तो सर जॉन मार्शल ने घोषणा किया था, इसीलिए जो है इसको आधिकारिक रूप से कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। लेकिन दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज किया था और राखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किया था। आगे प्रश्न है कि सुश्री मनु भाकर को किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था? अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए जाने वाले जो सुश्री मनु भाकर है उसको किस खेल के लिए सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है आपका शूटिंग जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जैसे कि खिलाड़ी और उनके खेल जिनको 2024 के ओलंपिक्स में जो है पदक मिले हैं, जैसे श्री गुकेश हैं जो कि शतरंज के खेल में उसको जो है पदक मिले हैं। दूसरा है हरमनप्रीत सिंह जिसको हॉकी में मिला था। श्री प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स में मिला था। नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक में, इनको जो है ओलंपिक्स में पदक मिले हैं। और पांचवा है श्री स्वप्निल कुशाले जो कि राइफल में इनको मिले थे। अगला प्रश्न है कि त्रिपुरा राज्य की राजधानी कहाँ है?
त्रिपुरा राज्य की राजधानी जो है क्या है, गंगटोक, इम्फाल, कोहिमा या अगरतला। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन जो है डी, त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला है। मणिपुर का इम्फाल है, असम का दिसपुर होगा, सिक्किम का गंगटोक है और मेघालय का कोहिमा। अगला प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम बदलकर क्या रखा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर ध्यान में रखें। हाल ही में अभी जो है अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसकी राजधानी जो है कवारती थी, जिसका नाम बदलकर अभी जो है श्री विजयपुरम यानी कि ऑप्शन ये जो है रखा गया है। अगला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है जिसमें कुल 22 द्वीप है और इस पे जो कुछ प्रमुख द्वीप है जैसे कि यहाँ ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार और कोंडुल द्वीप, ये जो है कुछ प्रमुख द्वीप हैं जो कि 22 जो अंडमान निकोबार में टोटल जो है द्वीप है उस पे से। और इंदिरा पॉइंट जो है जो कि ग्रेट निकोबार के दक्षिणी सिरे पर स्थित है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र की रचना जो है किसने की थी, ऋषभदेव, विश्वामित्र, वेदव्यास या वाल्मीकि। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन 2 जो है विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना किया था। अगला प्रश्न है कि मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे। मगध साम्राज्य के जो वास्तविक संस्थापक जो है वो कौन थे, अशोक, अजातशत्रु, बिंबिसार या उदयन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो है बिंबिसार ने ही मगध वंश की स्थापना जो है किया था। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, नालंदा जो विश्वविद्यालय है सबसे पहले इसको जो है बनवाया किसने था, तो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम जो थे उन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। और इसको जो नष्ट करने वाला था वो था बख्तियार खिलजी, जो उन्हीं का कुछ। अगला प्रश्न है कि लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेता जो है बना था। लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल। इनमें से कौन, ये तीनों एक साथ थे, इनमें से कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेता बना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये जो है लाला लाजपत राय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेता बने थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक की जो है स्थापना कब हुई थी, 1955 में, 1956 में, 1957 या 1958। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 1, 1955 में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई का स्थापना जो है 1955 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले आयकर यानी कि इनकम टैक्स कब लगाया गया था, 25 जुलाई 1960, 24 जून 1860, 24 जुलाई 1860 या फिर 26 जून 1960। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी कि 24 जुलाई 1860 को भारत में सबसे पहले जो है इनकम टैक्स यानी कि आयकर लगाया गया था। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का इनमें से एक पारंपरिक लोक नृत्य क्या है। हिमाचल प्रदेश के बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन एक पारंपरिक लोक नृत्य है हिमाचल प्रदेश का, बिहू, गरबा, नाटी या बखो बंखे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो है नाटी जो है हिमाचल प्रदेश का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। बिहू कहाँ का है, असम का है। गरबा कहाँ का है, गुजरात का है। और जो बखो बंखे है ये कहाँ का है, तो ये बिहार का एक लोक नृत्य है। तो इसको आपको चारों ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है, बिहू असम, गरबा गुजरात, नाटी हिमाचल प्रदेश और बखो बंखे जो है ये बिहार का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा का कौन सा मंदिर है जिसको यूनेस्को द्वारा जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, राजराजेश्वरी मंदिर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो उड़ीसा का जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसको ही यूनेस्को द्वारा जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। आपको और भी मंदिर का पूछा जाता है कि लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में है। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ है, तो ये भी उड़ीसा में है। तो ये सभी जो है उड़ीसा में है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या वित्त मंत्री। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन एक जो है वित्त मंत्रालय जो है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, यही जो है राजकोषीय नीति का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज किस सूची में शामिल है। कल भी का जो सेट था, सेट नंबर 2 जिसपे हम लोग ने पंचायती राज के बारे में डिस्कशन किया था, तो यहाँ पे आज भी प्रश्न आया है कि पंचायती राज किस सूची में। आपको पता होगा 3 सूची होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और
समवर्ती सूची। तो ये जो है यहाँ पे दो ऑप्शन सेम आ गया है, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 जो है सेम है, जबकि ऑप्शन 4 नहीं होना चाहिए। पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है, यानी कि जो जिसका आंसर 2 और 4 है वो दोनों सही है। तो पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। इसके बारे में कुछ फैक्ट हम लोग जानेंगे कि पंचायती राज जो है ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है इसको संवैधानिक दर्जा मिला था, लेकिन लागू कब से हुआ था? तो ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। आपको ये ध्यान में रखना है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है इसको संवैधानिक दर्जा मिला 1992 में, लेकिन लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसका अनुच्छेद भी है, उसके बारे में जानेंगे कि ये जो है पंचायती राज से संबंधित जो अनुच्छेद है ये 243 से लेकर अनुच्छेद 243 के ओ तक है। और ये जो है जो हमारे अनुसूचियां हैं उसमें 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, और इसमें पंचायतों के लिए जो है 29 सब्जेक्ट इसमें शामिल है। जो टोटल 25 भाग है अभी वर्तमान में, तो इस पे भाग 11 जो है उस पे पंचायती राज का वर्णन किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पॉलिटी में हमेशा ध्यान रखना है, इससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो मूल कर्तव्य संविधान के कौन से भाग में है? ये भाग 4 का ए में है। आपको भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 4 में है क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 के ए में क्या है? तो मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों अलग अलग हैं, आपको ध्यान रखने हैं कि कौन सा भाग में मौलिक अधिकार है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और भाग 4 के ये में यानी कि 4 का जो है उसमें मूल्य कर्तव्य है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली द्वारा होता है? हाल ही में अभी जो है 15वें राष्ट्रपति के रूप में जो है सीपी राधाकृष्णन जी को चुना गया है। तो ये जो है किस प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? संघीय प्रणाली, कैलेंडर प्रणाली, एकल हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा, या समय प्रणाली? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो है एकल हस्तांतरण मत प्रणाली के द्वारा जो है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या महाधिवक्ता? तो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये भारत का पूछा जा रहा है। तो सेंट्रल लेवल पे जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है यानी कि लॉ ऑफिसर्स जो होते हैं वो होते हैं महान्यायवादी, जिसका अनुच्छेद जो है 76 से रिलेटेड है, यानी कि 76 में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? विधि एवं न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या कार्मिक मंत्रालय? तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2025 को किस मिशन के सफल सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया गया? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में अभी जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? तो 23 अगस्त 2025 को मनाया गया। क्यों मनाया गया? किसकी सफल लैंडिंग हुई जिसके उपलक्ष्य में यह जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया? ऑप्शन है चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और चंद्रयान 4। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो है चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2025 को मनाया गया। अगला प्रश्न है कि 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो है नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या पीयूष गोयल? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ये जो है नितिन गडकरी जी को 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ये सारे प्रश्न जो है अभी जो देख रहे हैं आप 26 नंबर से, तो ये करंट का प्रश्न है, इसको आप जरूर नोट करके रखें और याद रखें। अगला प्रश्न है कि साबरमती नदी जो हाल ही में समाचार में रही है किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? विंध्य पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी घाट या अरावली पर्वत श्रृंखला? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जो आपका ऑप्शन डी अरावली पर्वत श्रृंखला से साबरमती नदी जो है निकलती है। अगला प्रश्न है कि रग्बी फुटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? आज का अंतिम प्रश्न है कि रग्बी फुटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, 15, 13 या 9? तो रग्बी फुटबॉल जो होते हैं उस पे जो है 15 खिलाड़ी होते हैं टोटल, ठीक है। कहीं कहीं इसमें 13 खिलाड़ी भी होते हैं,
ठीक है, जो कि रग्बी लीग होता है। लीग जो होता है उस पे 13 खिलाड़ी होते हैं, बाकी जो है अगर रग्बी यूनियन होते हैं तो वहाँ पे 15 खिलाड़ी होते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पे रग्बी फुटबॉल में पूछा गया कि कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ये 15 खिलाड़ी आपका सही आंसर होगा। और ये आपका जो है जो संकलन का 30वां क्वेश्चन था। और आज का जो प्रश्न है जो आप सभी के लिए है, जिसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि झारखंड में कुल कितने प्रमंडल हैं। ऑप्शन है 4, 6, 5 और 3। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और आपको ये 30 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहा, आपको कैसा लगा, ये सारी चीज़ें जो है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आगे और भी जो है ये सिविल जो है हाई कोर्ट का जो सिविल कोर्ट का जो एग्जामिनेशन है, इसके कंप्लीट होने के बाद जो है अलग अलग जो अभी एग्जामिनेशन एसएससी जेएसएससी के द्वारा जो आने वाले हैं, उसके सारे जो है एग्जामिनेशन का भी यहाँ पे क्रैश कोर्स यानी कि जो है प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो इसलिए सभी लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। और यहाँ पे एक हमने एक क्वेश्चन दे दिया था कि अंडमान निकोबार का जो कैपिटल था वो पोर्ट ब्लेयर था। पहले जो है पोर्ट ब्लेयर था, बाद में जाकर के उसको जो है श्री विजयपुरम किया गया है। तो इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग।